प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के टॉपिक संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अमेरिकी विदेश नीति प्रतियोगी उद्देश्यों एवं दबावों का एक दर्पण है। वह राष्ट्रीय स्वार्थ व अव्यावहारिक आदर्शवाद का विचित्र मिश्रण है। अमेरिका के लोगों की यह विशेषता है कि वे अपनी समस्या को संपूर्ण मानव समुदाय की समस्या समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में अस्पष्ट होते हुए भी अमेरिका के लोग सदैव यह समझ लेते हैं कि वे सन्मार्ग पर हैं। यह वृत्ति जॉर्ज वॉशिंगटन के समय से ही चली आ रही है। अमेरिकी इंडियन के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी लोग बाहर से आए हुए हैं, आगत जातियों के हैं। उनकी विशाल संख्या यूरोप से आई थी और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के समय वे अब भी उस पुराने महाद्वीप से घृणा और साथ ही प्रेम करते हैं जिससे कि वे नाता तोड़ चुके हैं। यूरोप न केवल उनकी सभ्यता की मातृभूमि है, वरन उनके अनुयायियों का लगभग आधा भाग बसता भी वहीं है। जब कभी यूरोप के विनाश का भय होता है तो अमेरिका के लोग चौकन्ने हो जाते हैं। जब कभी यूरोप पर संकट आता है तो अमेरिका में भी भारी राजनीतिक संघर्ष उत्पन्न होने की संभावना होती है। यही कारण है कि यह कहा जाता है कि अमेरिकी पश्चिम की ओर मुँह करके जन्म लेते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिकी विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली है साम्यवाद का अवरोध। द्वितीय महायुद्ध के बाद साम्यवाद का अवरोध अमेरिकी विदेश नीति की आधारभूत विशेषता रही है। साम्यवाद के अवरोध की नीति का अर्थ है कि जहां कहीं सोवियत संघ दबाव का प्रयोग करता है, वहां संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति दबाव का प्रयोग करेगा। जॉर्ज ऑर्वेल के शब्दों में सोवियत संघ नाजी खतरे से भी अधिक बड़ा खतरा है। अमेरिकी विदेश नीति के अन्य सभी तत्व द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सुरक्षा संधियों, सैनिक संगठनों, विदेशों में सैनिक अड्डों की स्थापना, शस्त्रों की होड़ आदि साम्यवाद के अवरोधक की नीति के परिणाम थे। चार्ल्स लर्च के अनुसार संयुक्त राज्य ने प्रत्येक सोवियत विस्तारवादी कार्य के मार्ग में विघ्न डालने का निश्चय किया है। विश्व के किसी भी भाग में जहां सोवियत संघ और चीन अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, वहां संयुक्त राज्य विरोध करने के लिए कृत संकल्पित था। इस नीति के क्रियान्वयन ने अमेरिका को यूरोप में सैनिक संधियां करने के लिए, अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही का समर्थन करने के लिए, दक्षिण पूर्वी एशिया में खुले तौर पर युद्ध करने के लिए, लैटिन अमेरिका में विशाल स्तर पर दीर्घकालीन विकास सहायता योजनाओं का उत्तरदायित्व वहन करने के लिए प्रेरित किया है। प्रत्येक मामले में साम्यवादी विस्तार को निरुत्साहित करने की भावना आज भी एक स्थायी तत्व है। दूसरी विशेषता सैनिक संधियों की नीति। अमेरिका ने साम्यवाद का अवरोध करने के लिए सैनिक संधियों एवं मैत्रियों का निर्माण किया। इसमें प्रमुख है रियो संधि, नाटो संधि, एंजिस संधि, सीटो संधि, बगदाद पैक्ट जिसे सेंटो संधि भी कहते हैं। लैटिन अमेरिकी राज्यों के साथ 1947 में अमेरिका ने रियो संधि पर हस्ताक्षर किए। आज इस संधि का व्यवहारिक रूप OAS अमेरिकी राज्यों का संगठन है। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के कतिपय देशों के साथ नाटो संधि पर हस्ताक्षर किए। दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र को साम्यवाद से बचाने के लिए 1957 में मनीला में सीटो संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका ने एंजस समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने जापान, ताइवान, पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संधियां की। इनमें इसके अतिरिक्त यूरोपीय राष्ट्रों की सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए 25 जुलाई 1949 को पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम को शुरू किया गया और 1951 में पारस्परिक सहायता सुरक्षा कानून बनाया गया। शीत युद्ध के अंत के बाद भी अमेरिका नाटो के विस्तार के लिए कृत संकल्पित है।
अमेरिकी पहल पर ही पूर्वी यूरोप के 3 प्रमुख देश पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य को इस संगठन में शामिल कर लिया गया है। तीसरी विशेषता है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। विदेशी आर्थिक सहायता अमेरिकी विदेश नीति का अभिन्न अंग रहा है। विदेशी आर्थिक सहायता कार्यक्रम के कई उद्देश्य हैं। पहला, आर्थिक सहायता द्वारा राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा, आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर साम्यवाद के खतरे को टालना, अर्थात उन्हें साम्यवाद के प्रभाव से दूर रखना। तीसरा, आर्थिक और सैनिक सहायता द्वारा विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधाओं, सैनिक अड्डों, बंदरगाहों आदि की अपनी सेना के लिए सुविधा प्राप्त करना। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने आर्थिक और तकनीकी सहायता के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए, जैसे पहला, उदारपट्टा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत दी जाने वाली अमेरिकी आर्थिक सहायता की कुल राशि 1945 तक $49.1 बिलियन तक पहुंच गई थी। सहायता प्राप्त करने वाले देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन। दूसरा, मार्शल योजना। मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोप के 16 राज्यों को 1948 से 1952 की अवधि में $20 अरब की सहायता देना स्वीकार किया गया और इसका उद्देश्य यूरोप के राष्ट्रों को साम्यवाद के प्रभाव से बचाना था। 4 सूत्री कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 20 फरवरी 1949 को कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया। इसका मूल उद्देश्य अल्प विकसित राष्ट्रों को अमेरिकी तकनीकी सहायता की सुविधाएं उपलब्ध कराना था। चौथी विशेषता, अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना। 1961 में विदेशी सहायता अधिनियम के अंतर्गत इसे राष्ट्रपति कैनेडी ने शुरू किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले देश मुख्यतः एशिया के राष्ट्र थे। प्रगति के लिए मैत्री। यह योजना लैटिन अमेरिकी राज्यों के विकास के लिए बनाई गई। चौथी विशेषता है मानवाधिकारों का समर्थन। अमेरिकी विदेश नीति की एक विशेषता मानवाधिकारों का समर्थन करना है। कार्टर प्रशासन ने तो मानवाधिकार मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ताने बाने में ठोस रूप से लपेट दिया। कार्टर प्रशासन ने मानवाधिकार की देखरेख के लिए स्टेट डिपार्टमेंट में एक पृथक ब्यूरो की स्थापना की। अमेरिकी राजदूतों को यह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व दिया गया कि वे दूसरे देशों में मानवाधिकार संबंधी नीति को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। पांचवी विशेषता, लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। अमेरिका ने पिछली सदी के उत्तरार्ध से मध्य और दक्षिणी अमेरिकी देशों के कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की बहाली और अमेरिकी नागरिकों के हितों के नाम पर 60 से अधिक बार हस्तक्षेप किया है। द्वितीय महायुद्ध के बाद भी अमेरिका ने अपने आसपास दखल का सिलसिला जारी रखा है और 1983 में ग्रेनेडा में, 1989 में पनामा में दखल दिया। अमेरिका ने 1965 में डोमिनिक गणराज्य में दखल किया और तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वहां 14,000 नौसैनिकों को भेजा। उन्होंने अपने इस आदेश को यह कहते हुए जायज़ ठहराया था कि डोमिनिक गणराज्य में उन्हें अमेरिकी नागरिकों की रक्षा करनी है। राष्ट्रपति जॉनसन ने यह भी दावा किया था कि दखल का मकसद डोमिनिक में साम्यवाद स्थापित होने से रोकना है। अमेरिकी सैनिक 1966 में वहां से लौट आए थे। ग्रेनेडा में 25 अक्टूबर 1983 को अमेरिका के 1900 सैनिक उतरे। सितंबर 1994 में लोकतंत्र बहाली के नाम पर अमेरिकी सेनाएं हेती की राजधानी पोर्ट प्रिंस के नागरिक विमानतल पर उतरी। वैसे अमेरिका हेती में पहले भी दखल कर चुका है। अमेरिकी नौसैनिक जुलाई 1915 में हेती में उतरे थे। उस समय वहां गंभीर राजनीतिक उथल पुथल और वित्तीय संकट था। अमेरिकी सैनिक 1934 में वापस हुए थे और उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने हेती के संविधान का प्रारूप तैयार कराया था। हेती का वित्तीय नियंत्रण 1947 तक अमेरिका के हाथ में ही रहा था। छठी विशेषता है विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति। अमेरिका विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति आज भी अपनाए हुए है। उदाहरण के तौर पर रूस और भारत के बीच क्रायोजेनिक इंजन और उससे संबंधित तकनीक उपलब्ध कराने संबंधी समझौता हो जाने के कारण अमेरिका ने MTCR के अंतर्गत पहले बदले की कार्यवाही के रूप में भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो और रूस के संगठन
ग्लॉबकासियास को 2 वर्ष के लिए काली सूची में डाल दिया। फिर रूस पर दबाव डालकर भारत से वो समझौते को रद्द करवा दिया। अमेरिका की इस नीति का लक्ष्य भारत की रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित करने के प्रयासों को अवरुद्ध करना था। अमेरिकी दबाव के कारण ही भारत ने क्यूबा को चावल नहीं बेचे, ईरान को परमाणु रिएक्टर बेचने संबंधी प्रस्ताव पर अमल नहीं किया गया, मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र अग्नि का परीक्षण कुछ समय तक स्थगित कर दिया। अमेरिका भारत पर निरंतर दबाव डाल रहा है कि वह परमाणु अप्रसार संधि और CTBT पर हस्ताक्षर कर दे। जब भारत ने मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन ने तुरंत ही भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। इस प्रकार की नीति अमेरिका संपूर्ण विश्व में लगातार विकासशील देशों को उनके आर्थिक हितों पर कुठाराघात करके कर रहा है। 7वीं विशेषता है एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी। पिछले लगभग 1 दशक में एशिया प्रशांत क्षेत्र का तेज़ी से विकास हुआ है और 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी होने की अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसके कारण इस क्षेत्र में के प्रति अमेरिका की दिलचस्पी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी का कारण यह भी है कि यूरोपीय साझा बाजार के देश अब अमेरिकी माल और पूंजी के लिए उपयुक्त बाजार नहीं रहे। यूरोप अमेरिका को सहयोगी न होकर प्रतिद्वंदी की तरह हो गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति क्लिंटन ने अमेरिका के प्रशांत तटवर्ती नगर सिएटल में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के 15 देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया। क्लिंटन ने कहा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में हो रहा आर्थिक विस्फोट हमारे लिए चिंता का विषय है। भय यह है कि रोज़गार और बाज़ार दोनों एशिया के देश छीन ले जाएंगे। हम नहीं चाहते कि एशिया में अपनी सैनिक उपस्थिति बनाए रखें, क्षेत्रीय नेतृत्व का बोझ उठाएं, पर क्षेत्र के आर्थिक विकास से होने वाले लाभ से वंचित रहें। न तो ये उचित है और न ही दूरगामी हित में है। एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रत्येक देश आयात की बजाय अमेरिका को निर्यात ज़्यादा कर रहा है। अकेले चीन और जापान के साथ अमेरिका $70 अरब के घाटे में चल रहा है, जो अमेरिका के कुल व्यापारिक घाटे के 1/3 के बराबर है। 8वीं विशेषता आतंकवाद को समर्थन या पनाह देने वाला देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। 21 सितंबर 2001 को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठन या गठबंधन का नेतृत्व करते हुए पाया। बुश ने कहा कि आज के बाद जो देश आतंकवादियों को पनाह या समर्थन जारी रखेगा वह अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। और वास्तव में देखा जाए तो इस सितंबर 2001 की घटना के बाद से ही संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संबंधों में सुधार होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि भारत बहुत पहले से ही लगभग अपनी आज़ादी के समय से ही आतंकवाद से ग्रसित रहा है, जो कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है और जो विश्व के पटल पर अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगा है।